हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स गुरुकुल। हम कर रहे थे ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। ट्रेड यूनियन एक्ट के लिए हम अपना एक बेस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसको पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, ट्रेड यूनियनिज्म क्या है, उसमें वेरियस प्रोविजंस क्या हैं, ट्रेड यूनियन क्यों बनता है। जब तक हमें ये सब चीजें नहीं पता चलेंगी तब तक हम ट्रेड यूनियन एक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। और दूसरा, ये सब चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। अगर आप 2017 का एग्जाम देख लें या 2021 का एग्जाम देख लें, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं इसमें से। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, लास्ट लेक्चर में भी हम ट्रेड यूनियनिज्म कर रहे थे, इस लेक्चर में भी हम ट्रेड यूनियनिज्म करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्ड वाला टॉपिक है और हमने इसको डिटेल में ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमने लास्ट लेक्चर में किया था स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्राफ्ट यूनियन है, इंडस्ट्रियल यूनियन है, जनरल यूनियन है, उनमें तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, हमारे इंडिया में कौन सा प्रिवेल करता है, वो सब किया था। अब हमने क्या करना है, हमने टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म पढ़ने हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने ट्रेड यूनियन का स्ट्रक्चर पढ़ा और वेरियस हमने उसमें चीजें पढ़ी, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फंक्शंस पढ़े। अब हमें पढ़ना है कि उसके 5 टाइप्स, मतलब उसके टाइप्स क्या है। 5 ही नहीं है एक्चुअली, क्या है कि एक हमारे ऑथर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट एफ हॉक्सी। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है ये यूनियनिज्म को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसकी जो फंक्शनल टाइप्स हैं जो यूनियनिज्म की, वो उन्होंने एक्सप्लेन की। किसने की है? रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने। अब इसमें से क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2017 में, और क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि आपको बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियनिज्म इज नॉट एक्सप्लेन बाय द रॉबर्ट एफ हॉक्सी। ठीक है, कुछ यूनियनिज्म के नीचे नाम थे और बोला गया था कि कौन सा है जो रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने नहीं एक्सप्लेन किया। तो वो अगर आपने ये पढ़े होंगे तो ही आप उसको आंसर कर पाएंगे। दैट इज वाई जो रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने हमें यूनियनिज्म के टाइप्स दिए, हमें वो भी पढ़ने हैं। उसके अलावा जो कुछ और यूनियंस के टाइप्स हैं जो रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने दिए, बट दे आर जनरल, तो हमें वो भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म बाय रॉबर्ट एफ हॉक्सी। ठीक है, अब एफ हॉक्सी ने क्या बोला है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन टर्म्स ऑफ ग्रुप साइकोलॉजी। ठीक है, उन्होंने ट्रेड यूनियनिज्म के ओरिजिन को एक्सप्लेन किया है, लेकिन ग्रुप साइकोलॉजी में, मतलब कि सबकी कलेक्टिवली उन्होंने साइकोलॉजी पढ़कर इसको यूनियनिज्म को डिफाइन किया था। According to him, to understand the nature of trade unionism, one has to take into account not only environmental conditions but also temperamental characteristics. उसने कहा है कि आपको ये जो ट्रेड यूनियनिज्म है उसका नेचर अंडरस्टैंड करने के लिए, कि उसमें कैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ जो वर्क प्लेस के एनवायरमेंटल कंडीशंस को ही स्टडी नहीं करना है, बल्कि उसके साथ साथ आपको उनकी टेम्परामेंटल कंडीशंस भी पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें 10 डिफरेंसेस इन ग्रुप साइकोलॉजी कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनियन। ठीक है, जैसे जैसे लोगों की साइकोलॉजी में डिफरेंस होगा, क्योंकि हर एक इंसान की साइकोलॉजी जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि ग्रुप्स में साइकोलॉजी सेम हो सकती है, कि जब जैसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी समटाइम्स दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू वही हो, तीसरे का भी वही हो, तो वी विल मेक अ ग्रुप। ठीक है, तो उन जो ग्रुप साइकोलॉजी का डिफरेंस है उससे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म जो है वर्क प्लेस पर बनते हैं। अब एक साइकोलॉजी का एक ग्रुप, दूसरी साइकोलॉजी का दूसरा ग्रुप, तीसरी साइकोलॉजी का तीसरा ग्रुप, इसके बेसिस पर क्या होता है जो है डिफरेंट उनकी साइकोलॉजी होती है, उसकी वजह से डिफरेंट ट्रेड यूनियंस बनते हैं। Hoxie's greatest contribution to the theory of unionism was to classify labor organizations according to their functional operations. Hoxie की जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है इसको एक्सप्लेन करने में यूनियनिज्म की थ्योरी को, वो ये है कि उसने लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को उनके फंक्शनल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया है, कि मतलब जितनी भी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फंक्शनल ऑपरेशन क्या है, जैसे एक साइकोलॉजी का ग्रुप जो है उसके फंक्शनल ऑपरेशन क्या है, उनकी सोच क्या है, वो किस बेसिस पर काम करते हैं, तो वो कैसा यूनियन बना रहे हैं। अगर दूसरा ग्रुप है, दूसरी साइकोलॉजी का है, वो किस बेसिस पर काम कर रहे हैं, उनका फंक्शनल ऑपरेशन कैसा है, वो उसका ग्रुप बना रहे हैं। हर एक साइकोलॉजी सेम नहीं है, हर एक ग्रुप की साइकोलॉजी सेम नहीं है, डिफरेंट साइकोलॉजिकल ग्रुप्स होने की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म उसने क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, थ्योरी दी है उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने एक माना है, जो फर्स्ट उन्होंने दी थी बिजनेस यूनियंस। ठीक है, बिजनेस यूनियंस मींस जिसको ब्रेड एंड बटर यूनियन भी कहा जाता है। ब्रेड एंड बटर से ही पता चल रहा है, दैट आर टुगेदर ऑलवेज क्लियर। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रेड कॉन्शियस है रेदर देन क्लास कॉन्शियस। इनको क्लास से फर्क नहीं पड़ता, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है इसमें यूनियन एक जैसा बना लेते हैं, इनको इसमें क्लास से फर्क नहीं पड़ता कि अपर क्लास से लोअर क्लास से, इनको किससे फर्क पड़ रहा है, ये ट्रेड से। ठीक है, दे आर ट्रेड कॉन्शियस, कि उनका ट्रेड जो है वो चलता रहना चाहिए। They accept the existing economic system and aim at bringing about improvement in the wages and working conditions of their members. ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे भी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा होता है ना उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, कि जो वेजेस है, वर्किंग कंडीशंस है मेंबर्स की, वो क्या हो, इंप्रूव होते रहेंगे डे बाय डे। ठीक है,
कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो यूजुअल मेथड है, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी ब्रेड एंड बटर, जितने भी इसमें यूनियंस हैं वो सारे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जितने भी वर्कर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको पता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे, यूनियन जो है वो ग्रुप बना हुआ अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे जो अपने नेगोशिएट करेगा डिमांड्स किसके साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है इनका यूजुअल मेथड है। अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू अगर उनकी डिमांड्स जो वो नेगोशिएट करते हैं वो नहीं मानी जाए तो वो क्या करते हैं, वो अपना हथियार जो स्ट्राइक है उसको यूज करते हैं, ठीक है। दे यूज स्ट्राइक एज अ वेपन, फिर वो स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं और अपनी जो भी डिमांड्स होती है उनको मनवाते हैं। क्लियर। तो ये कहता है बिजनेस यूनियन। बिजनेस से पता चल रहा है कि क्या है, ये क्लास कॉन्शियस नहीं है, दे आर ट्रेड कॉन्शियस। क्लियर। और उसको क्या बोला जाता है, ब्रेड एंड बटर यूनियन, ठीक। नेक्स्ट जो हॉक्सी ने डिफाइन की है यूनियनिज्म, दैट इज रेवोल्यूशनरी यूनियन, ठीक है। अब देखो रेवोल्यूशनरी से दिमाग में क्या आता है, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था रेवोल्यूशनरी अप्रोच, ठीक है। रेवोल्यूशनरी अप्रोच हमने किस में पढ़ी थी, मार्क्सिस्ट में। दैट वाज द सॉल्यूशन टू द मार्क्सिस्ट अप्रोच दैट द रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। तो जब भी हम रेवोल्यूशन की बात करें हमारे दिमाग में हमेशा मार्क्स आना चाहिए, कार्ल मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था, रेवोल्यूशन की बात की थी, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट थे, ही वांट्स कम्युनिज्म। तो जब भी रेवोल्यूशन की बात हो वन शुड कम विद द पॉइंट ऑफ कार्ल मार्क्स, ठीक है। Revolutionary unions are opposed to the capitalistic industry and replaced it by the socialistic systems through radical means such as strikes, boycott and घिराव, ठीक है। जो रेवोल्यूशनरी यूनियंस है मैंने पहले ही बोला किसके अपोजिट है, ये कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री के, ठीक है। वो क्या चाहते हैं, इसको क्या किया जाए, सोशलिस्टिक सोसाइटी सिस्टम से क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए, जैसे और रेडिकल मीन्स, ठीक है, क्या ऑप्ट करके स्ट्राइक से, बायकॉट कर देना, घिराव डाल देना अपने उसको एम्प्लॉयर को। रेवोल्यूशनरी यूनियंस में भी एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है। अब रेवोल्यूशनरी यूनियंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एनार्किस्ट, एनार्किस्ट आपको पता है लॉलेसनेस, जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होती, और दूसरा है प्रीडेटरी। पहले हम एनार्किस्ट देखते हैं, फिर हम देखेंगे प्रीडेटरी क्या है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एनार्किस्ट जो होते हैं किसमें है, ये रेवोल्यूशनरी में है, ठीक है। रेवोल्यूशन कर रहे हैं, रेवोल्यूशन क्या करेगा, जो लॉ को नहीं मान रहा है, एनार्किस्ट है ये क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और यूजुअली किसके थ्रू, वायलेंट मीन्स के थ्रू। वायलेंट मीन्स अपनाते हैं, मतलब क्या करते हैं, हिंसा करते हैं, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये कौन से है, एनार्किस्ट यूनियन, ठीक है, बिकॉज दे वांट रेवोल्यूशन, दैट इज वाई ये क्या करते हैं, वायलेंट मीन्स से इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ये बहुत ड्राई पार्ट है, ये आपको सिर्फ लर्न करना है, मतलब आपको याद रखना है कि क्या क्या नाम थे और उसमें क्या क्या चीजें जो थी हम पढ़ रहे हैं और उनको कैसे हम याद रखेंगे उनके नाम से कि इसमें क्या था, ठीक है। तो इनके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, ये मैं खुद से नहीं करवा रही हूँ, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, दैट इज व्हाई वी हैव टू डू इट। नेक्स्ट है प्रीडेटरी यूनियंस। प्रीडेटरी यूनियंस जो है ये कौन इनिशिएटेड बाय प्रोफेसर हॉक्सी। सच यूनियंस बिलीव इन plundering benefits and ruthless pursuit of the matter in hand by adopting any means irrespective of ethical, legal और moral considerations, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या करना है, अपने रुथलेस परसूट से जो भी अपना मैटर है अपने हाथ में ले लेना है, और कोई एथिकल हो ना हो, लीगल हो ना हो, उनको बस वो ऑप्ट करना है। ये चीज इसमें हमें प्रीडेटरी यूनियन इसमें हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। वैसे तो रेवोल्यूशनरी यूनियंस के भी दो टाइप्स हैं, दैट इज एनार्किस्ट यूनियन और प्रीडेटरी यूनियन, ठीक है। लेकिन हॉक्सी ने अलग से भी प्रीडेटरी यूनियन को डिफाइन किया और उस प्रीडेटरी यूनियन में भी आगे उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, ठीक है। तो प्रीडेटरी यूनियन क्या है, ये किसी भी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं है। Such unions are characterized by ruthless pursuit of immediate ends, मतलब इनको अभी ही एंड चाहिए, they don't want to opt for the means, एंड जो होना चाहिए उनको इमीडिएटली चाहिए। Their methods include collective bargaining, secret bribery and violence। अब इनके मेथड में क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सीक्रेट ब्राइबरी भी करते हैं, ठीक है, ये इनका एक मेथड है, और वायलेंस भी करते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप्स की है, एक है गुरिल्ला यूनियन एंड द नेक्स्ट वन इज होल्ड अप यूनियन। अब ये गुरिल्ला यूनियन और होल्ड अप यूनियन में क्या डिफरेंस है, ये जो गुरिल्ला यूनियन है ना, ये किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं, टेररिज्म के हद तक भी चले जाते हैं, और कोई भी वायलेंट मीन्स की ऑप्ट करते हैं ताकि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। इट इज द बॉस हु रूल्स द रोस्ट, क्लियर। जो बॉस ये क्या करते हैं, कोई भी वायलेंट मीन्स ऑप्ट करते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। नेक्स्ट प्रीडेटरी यूनियन में ही क्या है, होल्ड अप यूनियन है। इसमें क्या होता है, जो बॉसेस होते हैं वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, वो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भी वर्कर यूनियन का हेड बनाया होता है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को
एक्सप्लॉइट करते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, जितने भी अपने प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाई रेट्स पर बेचते हैं, ठीक है, हाई रेट्स पर बेचते हैं और उससे जो वो मनी जो है वो अर्न करते हैं वो उन ही एलिमेंट्स के पॉकेट्स में जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं जो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होते उनके लिए थोड़ा सा पैसा रह जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ज्यादा पैसों में प्रोडक्ट बेचकर अपना जो पैसे आते हैं वो अपनी जेब में रख लेते हैं, थोड़ा सा जो बाकी वर्कर्स हैं उनके लिए रख लेते हैं, ठीक है। खुद ले लेते हैं वो एलिमेंट्स, जो वो बॉस होते हैं खुद ज्यादा ले लेते हैं, बाकी वर्कर्स के लिए कम रख लेते हैं, यानी कि चीटिंग करते हैं सॉर्ट ऑफ उनके साथ, अपने यूनियन के साथ, ठीक है। तो ये था प्रेडेटरी यूनियन। नेक्स्ट है फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियन, ठीक है। अब ये फ्रेंडली यूनियन क्या कहता है, फ्रेंडली यूनियन कहता है कि दीज यूनियंस मेनली एम एट इम्प्रूविंग द इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सोशल लाइफ ऑफ देयर मेंबर्स। अब ये यूनियन क्या है, इसमें क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, इसको अपलिफ्ट यूनियन भी बोलते हैं। ये इनका एम ये होता है कि अपनी इंटेलेक्चुअल, मॉरल और सोशल लाइफ जो है मेंबर्स की वो क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। ये क्राफ्ट कॉन्शियस नहीं होते हैं, ठीक है। क्राफ्ट आपको पता है, मैंने क्राफ्ट यूनियन में आपको बताया था कि पर्टिकुलरली एक ऑक्यूपेशन, सिंगल ऑक्यूपेशन में जो इन्वॉल्व हो दैट इज क्राफ्ट। ये क्राफ्ट कॉन्शियस नहीं होते हैं, ये किस पर फोकस करते हैं, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स का क्या इंटरेस्ट है उस पर फोकस करते हैं, उसके क्राफ्ट पर इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। आइडियलिस्टिक है नेचर में, लॉ अबाइडिंग है, ठीक है। ये कोई वायलेंस मींस यूज नहीं करते हैं, जो लॉ ने बोला, जो एक्ट बना उसके अकॉर्डिंगली दे एक्ट, ठीक है। बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड ऑल्सो सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, म्यूचुअल इंश्योरेंस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड द लाइक, ठीक है। ये फ्रेंडली होते हैं आपस में, इनका क्या होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी बिलीव करते हैं, क्राफ्ट कॉन्शियस नहीं है, इंटरेस्ट जो है वर्कर्स का उसके ऊपर बिलीव करते हैं और उसके बाद म्यूचुअल इंश्योरेंस, प्रॉफिट जो है सबके बराबर ही बांटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट यूनियन। अ डिपेंडेंट यूनियन इज पैरासिटिक इन नेचर, ठीक है। पैरासिटिक एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है, ये वैसे ही क्या है, पैरासिटिक है। क्यों पैरासिटिक क्यों है, पैरासाइट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, होस्ट पर डिपेंड करता है, होस्ट जिससे वो अपना खाना लेता है। तो वैसे ही ये डिपेंडेंट यूनियन जो है ये भी पैरासिटिक इन नेचर है, क्यों, क्योंकि ये एम्प्लॉयर्स की सपोर्ट पर क्या करती है, रिलाई करती है, ठीक है। और यूनियन जो होती है इसकी दो टाइप्स की होती है, पहली है कंपनी यूनियन एंड द नेक्स्ट वन इज यूनियन लेबल यूनियन। अब डिपेंडेंट यूनियन जो है वो दो टाइप्स की है, पहली है कंपनी यूनियन, दूसरी है यूनियन लेबल यूनियन, ठीक है। जो ये कंपनी यूनियन है ये किस पर डिपेंड करती है, एम्प्लॉयर पर डिपेंड करती है उसकी सपोर्ट के लिए, और ये नहीं रिप्रेजेंट करती वर्कर का इंटरेस्ट, ठीक है। कौन, डिपेंडेंट यूनियन, ये सिर्फ एम्प्लॉयर पर डिपेंड करती है, वर्कर का क्या इंटरेस्ट है उसके नहीं बताती है, ठीक है। सो फार एज इट इज नॉट अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो जब ये मैनेजमेंट पर ही अपना सारा रिलाय कर रही है, अपना भरोसा ही सारा उसके मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट चाहेगी वही होगा, वैसे ही होगा, तो अपना जब इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रही तो इसमें क्या होता है कि जो मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होता है उसके अपोज ये यूनियन खड़ी ही नहीं होती है, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, कंपनी यूनियन। क्यों, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट का ही, जो मैनेजमेंट चाहती है वही यूनियन करती है। नेक्स्ट है यूनियन लेबल यूनियन। ये किस पे डिपेंड होता है, यूनियन लेबल पर, बीइंग इम्प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट्स मेड बाय द यूनियन मेंबर्स, ठीक है। तो ये वाली यूनियन जो होती है किस पर डिपेंड होती है, जो यूनियन का लेबल होता है। अब प्रोडक्ट्स पर जो होता है लेबल होता है यूनियन का, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया होता है, ठीक है। Hoxie predicted that with the rise of union power, collective bargaining would develop into a form of industrial democracy, ठीक है। हॉक्सी ने ये प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे यूनियन की पावर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो किसमें बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट सिस्टम है, जो वर्कर्स को प्रॉफिट होता है वो क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो ये क्या थे, ये कुछ 5 टाइप्स थे जो किसने डिस्कस किए थे, हॉक्सी ने, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास ट्रेड यूनियंस के टाइप्स हैं, और वो टाइप्स ये हैं, जैसे लेबर यूनियंस, ठीक है। ये ऊपर हेडिंग गलत आ गई है, ये फंक्शनल टाइप की, अब ये हॉक्सी के नहीं है, ये अदर टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस है, ये हम ठीक कर देंगे पीडीएफ में जब आपको दी जाएगी। तो ये कुछ अदर टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस है, ये इसके नहीं है, रॉबर्ट हॉक्सी के नहीं है। तो जो रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने जो है वो एक्सप्लेन किए थे वो यही थे जो पीछे हमने पढ़े। आई शो यू अगेन, बिजनेस यूनियन, ठीक है, बिजनेस यूनियन, रेवोल्यूशनरी यूनियन, प्रेडेटरी यूनियन, फ्रेंडली यूनियन, डिपेंडेंट यूनियन, ठीक है। ये जो है ये किसने एक्सप्लेन किए थे, ये रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने एक्सप्लेन किए थे। अब नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ रहे हैं ना, अदर टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ये एफ हॉक्सी ने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ये आप लोग यहाँ पर ठीक करेक्ट करेंगे, ठीक है। ये एफ हॉक्सी के नहीं है, ये जनरल है। जैसे पहला है लेबर यूनियन,
इन दीज यूनियंस मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल वर्कर्स। इसमें क्या होता है, मेंबरशिप जो होती है जितने भी वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्री के उनके लिए ओपन होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। यानी कोई क्राफ्ट से, इंडस्ट्री से, जनरल यूनियन जिस भी यूनियन से बिलोंग करता है उनके ऑक्यूपेशन के इरिस्पेक्टिव ये सबके लिए ओपन होती है, ठीक है। फिलॉसफी बीइंग दैट ऑल वर्कर्स हैव कॉमन स्टेटस एंड अ कॉमन नीड फॉर म्यूचुअल हेल्प। सबका क्या होना चाहिए, जितने भी वर्कर्स होते हैं यहाँ पर उनमें क्या होना चाहिए, कॉमन स्टेटस होना चाहिए, कॉमन नीड होनी चाहिए। और लेबर यूनियन यहाँ पर क्या बोला गया, रेफर टू बोथ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल यूनियन। लेबर यूनियन हेयर रेफर्स टू क्राफ्ट यूनियन भी और इंडस्ट्रियल यूनियन भी। क्राफ्ट यूनियन क्या था, सिंगल ऑक्यूपेशन, और इंडस्ट्रियल यूनियन क्या था कि डिफरेंट यूनियन। जब हमने देखा था कि उसमें शॉप फ्लोर से होता है, वर्टिकल यूनियन भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्राफ्ट और इंडस्ट्रियल यूनियन दोनों आएंगे। नेक्स्ट है ब्लू कॉलर वर्कर्स यूनियन, ठीक है। ब्लू कॉलर वर्कर्स यूनियंस वो होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, ऑपरेटिव जॉब्स कर रहे होते हैं। हम इनको बोल सकते हैं मैनुअल वर्कर्स, ठीक है। जो मशीन ऑपरेट करते हैं या जो लोअर क्लास वर्क करते हैं उनको बोला जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, मशीन ऑपरेट करते हैं प्रोडक्शन में, एंड एलीट डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर उनका जो लोअर काम होता है मशीन को चलाना, उससे प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो वो वाला काम जो करते हैं वो कौन से होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर वर्कर्स कॉन्स्टिट्यूट द बल्क ऑफ मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियंस इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और यही ब्लू कॉलर वर्कर्स जो होते हैं इनकी मेंबरशिप बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कौन से सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, नॉट इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बट इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा मेंबरशिप होती है, ज्यादा होती है क्योंकि मशीन ऑपरेट करने के लिए वी नीड मोर वर्कर्स, ठीक। तो उनको क्या बोला जाता है, ब्लू कॉलर वर्कर्स। वैसे ये व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं। व्हाइट कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जिसको हम ऑफिस स्टाफ बोल सकते हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करते हो, जो बैंक में हो, जो प्रोफेशनल्स हो, दैट इज सम टू बी नोन एज व्हाइट कॉलर। और जो मैनुअल हो उनको बोला जाता है ब्लू कॉलर, ठीक है। सच यूनियंस यूजुअली कंप्राइज ऑफिस स्टाफ हु वर्क ऑफ द शॉप फ्लोर एंड परफॉर्म डेस्क जॉब्स, ठीक है, और प्रोवाइड सर्विस ओवर द काउंटर और एनी सच अदर जॉब। इसको बोला जाता है व्हाइट कॉलर वर्कर्स। जैसे इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, प्रोफेशनल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सुपरवाइजर्स, क्लर्क्स। वी कम अक्रॉस सच यूनियंस इन बैंक्स। और ऐसे यूनियंस, ये व्हाइट कॉलर यूनियंस हमें कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर ये डेस्क जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, बैंक्स में, सर्विस सेक्टर में, इंश्योरेंस कंपनीज में, बीपीओज में, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस में, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, सो ऑन। Their members being educated and matured are aware of the capacity to pay off their organizations and therefore more reasonable while they prepare the charter of demands। ये क्या होते हैं, ये ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और मोर मेच्योर होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स कौन से होते हैं, विच आर परफॉर्मिंग देयर डेस्क जॉब, ठीक है, एडुकेटेड होते हैं। लेकिन ब्लू कॉलर कौन से होते हैं, देयर मैनुअल वर्कर्स, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और उनका मोस्टली काम क्या होता है कि उनको मशीन ऑपरेट करनी होती है प्रोडक्शन के लिए। क्लियर, ये थे ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन से और व्हाइट कॉलर वर्कर्स कौन से, तो आपको ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। अब कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, लेबर एग्रीमेंट्स होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की जाती है, अब हमें वो पढ़ना है। Another basis on which labor agreements are sometimes distinguished is on basis of the type of agreement involved based on the degree to which membership in the union is the condition of employment। क्या conditions हैं, किस बेसिस पर उनके एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं होते हैं, तो उनकी टाइप्स क्या हम वो देखेंगे। देखो पहला है क्लोज शॉप, ठीक है। क्लोज शॉप से ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि जहाँ पर मैनेजमेंट और यूनियन क्या करते हैं, उन दोनों को सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। मैनेजमेंट और यूनियन दोनों मिलकर, ठीक है, मैनेजमेंट और यूनियन जो है वो दोनों एग्री करते हैं कि जो यूनियन है वो क्या होगी, सोल अथॉरिटी होगी कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं करनी है यूनियन के लिए, वो कौन करेगा, यूनियन करेगा। इसमें किसकी है, दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट है, किसका, मैनेजमेंट और वर्कर जो दोनों हैं उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है कि जब भी कोई नया मेंबर आपने यूनियन में ऐड करना है, ठीक है, वर्कर को तो उसकी अथॉरिटी किसको दी है, यूनियन को दी है, मैनेजमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लोज शॉप एग्रीमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट और यूनियन दोनों की एग्री है। द वर्कर ज्वाइन द यूनियन टू बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ द शॉप। तो वर्कर क्या करता है, यूनियन को ज्वाइन कर लेता है। अब वर्कर को रिक्रूट कर लिया ना यूनियन ने, तो वर्कर ने फिर क्या किया, बाद में यूनियन ज्वाइन कर ली और वो क्या बन गया, शॉप का एम्प्लॉय बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज शॉप। नेक्स्ट है यूनियन शॉप, where there is an agreement that all new recruits must join the union with a fixed period after employment, it is called a union shop। अब यहाँ पर क्या देखो, क्लोज शॉप में क्या था, मैनेजमेंट और वर्कर ने यानी यूनियन ने डिसाइड किया था कि जो यूनियन है उसके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, नए वर्कर को रिक्रूट करेगा, ठीक है, मैनेजमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है।
यूनियन शॉप में ये बोला गया है कि इसमें एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट एम्प्लॉय के बीच में ये एग्रीमेंट है कि जितने भी नए रिक्रूट्स आएंगे, जो नया वर्कर आएगा इंडस्ट्री में, उसको क्या करना है, उसको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है एम्प्लॉयमेंट के बाद, उसमें उसको वो यूनियन ज्वाइन करनी है। ठीक है, जो यूनियन उस कंपनी की है उसको वो विदिन, उसको सपोज आज उसको ज्वाइनिंग दे दी, उसको रिक्रूट कर लिया, अब उसको सपोज 2 हफ्ते का टाइम दे दिया, 2 हफ्ते के टाइम के लिए उसको बोला है कि उसके बीच में उसको क्या करना है, वो यूनियन ज्वाइन करनी है, तो उसको क्या बोला जाता है, यूनियन शॉप। इन द यूएसए वेयर सम स्टेट्स आर डिक्लेयर्ड टू बी राइट टू वर्क, यूएसए में इसको राइट टू वर्क बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल शॉप। प्रेफरेंशियल शॉप में क्या बोला गया है, यूनियन मेंबर को प्रेफरेंस दी गई है इन फिलिंग अ वैकेंसी, सच एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल शॉप। ठीक है, अब जो नया मेंबर रिक्रूट किया था वो यूनियन मेंबर में आ गया, अब उसको ये वो दी गई है प्रेफरेंस कि वेदर ही इज इंटरेस्टेड इन फिलिंग अ वैकेंसी और नॉट। ठीक है, अगर वो वैकेंसी फिल करना चाहता है तो वो करे और यूनियन का मेंबर बन जाए, तो उस एग्रीमेंट को क्या बोला गया, प्रेफरेंशियल शॉप बोला गया। ठीक, तो ऐसे ही बेसिस पे कुछ ही क्या होते हैं, यूनियन और इनके एग्रीमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस शॉप। मेंटेनेंस शॉप में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट नो कंपल्सरी मेंबरशिप इन द यूनियन बिफोर और आफ्टर रिक्रूटमेंट एग्जिस्ट। जैसे यूनियन शॉप में क्या बोला था, उसको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दे दिया था कि आप जब एम्प्लॉय बन गए कंपनी के, तो आपको क्या करना है कि विद इन अ फिक्स पीरियड आपको यूनियन ज्वाइन करनी है। लेकिन मेंटेनेंस शॉप में क्या बोला गया है कि आपको कोई कंपल्सरी मेंबरशिप नहीं है, इफ यू वांट टू जॉइन द यूनियन यू कैन, एंड इफ यू डोंट वांट टू जॉइन द यूनियन यू डोंट। ठीक है, however if the employee chooses to become a member after recruitment, his membership remains compulsory right throughout his tenure of employment with that particular employer. This is called a maintenance of membership shop or maintenance shop. क्या है, अब इसमें रिक्रूट कर लिया मेंबर, अब उसकी अपनी मर्जी है कि वो यूनियन ज्वाइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, अब वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर उसने यूनियन ज्वाइन कर ली तो जितनी टाइम तक वो उस कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करेगा वो यूनियन नहीं छोड़ सकता। दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप और मेंटेनेंस शॉप। ठीक है, जितना टाइम वो वहां पर काम करेगा ही कांट लीव दैट यूनियन, दिस इज मेंटेनेंस शॉप। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी इसके आगे क्लासिफिकेशंस हैं। नेक्स्ट इज एजेंसी शॉप। इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड द यूनियन, a non-union member has to pay the union a sum equivalent to member subscription in order to continue employment with the employer. अब ये एजेंसी शॉप में क्या है कि एग्रीमेंट के बीच में, जो मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में एग्रीमेंट होता है, उसमें क्या, जो नॉन यूनियन मेंबर है जिसने यूनियन नहीं ज्वाइन किया उसको भी क्या करना है, कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ अमाउंट जो होता है वो उसको पे करना पड़ता है, सो दैट कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉयर के अंडर कंटिन्यू कर सके, और इसको क्या बोला जाता है, एजेंसी शॉप बोला जाता है। मतलब डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन यूनियन मेंबर ही हैज टू पे सम मनी फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर मेंबर सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन शॉप, मेंबरशिप इन द यूनियन इज इन नो वे कंपल्सरी और ऑब्लिगेटरी ईदर बिफोर और आफ्टर रिक्वायरमेंट। मेंबरशिप जो है यूनियन में बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। इन सच ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स देयर इज नो यूनियन एट ऑल। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, समटाइम्स कोई भी यूनियन नहीं बनती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपल्शन ही नहीं है। दिस इज लीस्ट डिजायरेबल फॉर्म फॉर यूनियंस। जो ओपन शॉप है ये लीस्ट डिजायरेबल है, क्यों, क्योंकि हर कंपनी में यूनियन होना जरूरी होता है, बिकॉज इट इज देयर राइट। दिस इज रेफर्ड टू एज ओपन शॉप, और इसी को क्या बोला जाता है, ओपन शॉप। द अबव क्लासिफिकेशंस आर मोर यूजुअल इन द वेस्ट देन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन यहाँ से ये भी याद रखना कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने एग्रीमेंट के बेसिस पर पढ़ा है, ये ज्यादा प्रेवलेंट कहाँ पर है, वेस्टर्न कंट्रीज में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में इतना नहीं है। क्यों, क्योंकि इंडिया में जो है मोस्टली क्या है, हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में यूजुअली लोगों को अपने राइट्स नहीं पता होते, दैट इज व्हाई दे कांट फॉर्म देयर यूनियन। सो इंडिया में इतना प्रेवलेंट नहीं है। दिस क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स इज वेरी मच प्रेवलेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट, अब ट्रेड यूनियंस की वीकनेसेस क्या हैं। ठीक है, पहला है अनइवन ग्रोथ। ट्रेड यूनियंस आर कंसंट्रेटेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ट्रेड यूनियन जो है वो कहाँ पर है, ज्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेक्टर्स में है, बिग इंडस्ट्रियल सेंटर्स में है। वेरी लिटिल ट्रेड यूनियन एक्टिविटी इन स्मॉल सेक्टर। जैसे मैंने अभी बोला कि इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पर ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, तो उनमें ट्रेड यूनियंस नहीं है, एग्रीकल्चर लेबर में नहीं है, डोमेस्टिक सेक्टर में नहीं है। ट्रेड यूनियनिज्म हैज टच्ड ओनली अ पोर्शन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंडिया। ठीक है, कुछ ही मैंने आपको बोला ना, कुछ वर्कर क्लास को ट्रेड यूनियनिज्म ने टच किया, क्योंकि इंडिया में लोग अपने राइट से इतने ज्यादा अवेयर नहीं है। दैट इज व्हाई जो ट्रेड यूनियनिज्म है वो क्या है, इसकी अनइवन ग्रोथ है। ठीक है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज कैसे है, मोस्ट ऑफ द यूनियंस हैव लो मेंबरशिप, दो द नंबर ऑफ यूनियंस एंड यूनियन मेंबरशिप आर इंक्रीजिंग। ठीक है, यूनियंस में क्या है, मेंबरशिप लो है,
ऑल्दो की जो नंबर है यूनियंस का और यूनियन मेंबरशिप का वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो एवरेज मेंबरशिप यूनियन का नंबर बेशक इंक्रीज करे, लेकिन जब तक उसमें मेंबर्स नहीं आएंगे हाउ विल इट ग्रो, ठीक है। तो उसका स्मॉल साइज ही रहेगा, उसका साइज तो इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो जो मेंबरशिप है वो क्या है, इनएडिक्वेट है, वो काफी नहीं है। नेक्स्ट इज वीक फाइनेंशियल पोजीशन, द एवरेज ईयरली इनकम ऑफ यूनियंस इज वेरी लो, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उनकी, वेरी लो है। क्यों? क्योंकि जो ईयरली इनकम है यूनियंस की वो बहुत ज्यादा कम है, इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उसमें अपना सर्वाइवल कर सके। द सब्सक्रिप्शन रेट्स आर लो एंड मेनी मेंबर्स डू नॉट पे द सब्सक्रिप्शन इन टाइम। सब्सक्रिप्शन रेट्स जो है वो है तो लो है, लेकिन कुछ लोग जो है फिर भी वो जो सब्सक्रिप्शन के जो पैसे हैं वो नहीं दे पाते हैं टाइम पर, ड्यू टू देयर फाइनेंशियल weakness. Most of the unions are not in a position to undertake welfare programs for workers. तो वो unions के पास कम rates होने की वजह से वो welfare programs भी नहीं organize कर पाते अपने workers के लिए, ठीक है। तो this is because of their weak financial position. Next is political leadership. जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो ना लीडरशिप उसके पॉलिटिकल पार्टीज के इन्फ्लुएंस के अंडर होते हैं, ठीक है, और आउटसाइडर्स के। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, यूनियंस को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पर्सनल और पॉलिटिकल गेम्स के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, दैट्स द पॉलिटिकल लीडरशिप इज वेरी हार्मफुल टू द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। तो इसकी वजह से क्या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस क्या है, देयर एग्जिस्ट सेवरल यूनियंस इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री। मल्टीप्लिसिटी मीन्स बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा यूनियन जो है वो एग्जिस्ट करती है एक ही इंडस्ट्री में, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ राइवल यूनियंस विद कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी इज ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर अनहेल्दी ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। अब क्या है, उनमें राइवलरी रहती है यूनियंस के बीच में, उनके जो आइडियोलॉजी है वो कॉन्फ्लिक्ट करती रहती है। अब एक इंडस्ट्री में एक से ज्यादा यूनियंस बन जाएंगे तो वही हो जाएगा साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। रॉबर्ट एफ ऑक्सी ने कहा था कि एक का एक मतलब मोटिव है, दूसरे का दूसरा मोटिव है, उसका पॉइंट मेरे पॉइंट से मिलता नहीं है। दैट इज व्हाई देयर आर वेरियस ग्रुप्स व्हिच आर फॉर्म्ड एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी है यही रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे यहाँ पर अनहेल्दी ग्रोथ है किसकी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट की। इन सम केसेस एम्प्लॉयज एनकरेज स्प्लिट इन यूनियंस टू अंडरमाइन देयर बार्गेनिंग पावर। और इसी का फायदा उठाते हुए जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, वो इन जो ये ग्रुप्स हैं इनको स्प्लिट कर देती है सो दैट कि उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो इतनी पावरफुल नहीं रहे, सो दैट कि उससे क्या होगा, मैनेजमेंट को फायदा होगा, यूनियंस को कोई फायदा नहीं होगा। दैट इज वाई जो हमारी ये जो ट्रेड यूनियन है ये क्या है, हमारे इंडिया में वीक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्निशन। एम्प्लॉयर्स आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव रिकॉग्निशन टू एनी यूनियन। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिकॉग्निशन नहीं देते हैं यूनियंस को, ठीक है। और हमारे को पता है कि ट्रेड यूनियंस जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, रिकॉग्नाइज होने चाहिए। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं होंगे तो उनका कोई फंड नहीं होगा, दे कांट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, वो अपने राइट्स नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ पेड ऑफिस बियरर्स। मोस्ट ऑफ द यूनियंस डोंट हैव फुल टाइम पेड ऑफिस बियरर्स। फुल टाइम पेड ऑफिस बियरर्स नहीं होते हैं। यूनियन एक्टिविस्ट जो होते हैं वो क्या किस पे वर्क कर रहे होते हैं, ऑन ऑनररी बेसिस। ऑनररी बेसिस यू नो कि मतलब दे आर वर्किंग बट दे आर पेड नो मनी। Only they devote only limited time and energy to union activities. Union officers lack adequate knowledge and skill due to lack of proper training. अब ये जो union officers होते हैं इनको इतनी ज़्यादा knowledge भी नहीं होती, इनके पास skills भी इतने नहीं होते, they are unskillful. Lack of proper training, weak financial position and political leadership are the main reasons for this state of affairs. इसी की वजह से जो हमारे ट्रेड यूनियनिज्म है ये वीक है हमारे इंडिया में, ठीक है। ये वीकनेसेस से ऊपर गलत हेडिंग लिख दी गई है, ठीक है। ये हेडिंग यही रहेगी, वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। नंबर 1 इज अनइवन ग्रोथ, नंबर 2 स्मॉल साइज, 3 इज वीक फाइनेंशियल पोजीशन, 4th इज पॉलिटिकल लीडरशिप, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस, प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्निशन, एब्सेंस ऑफ पेड ऑफिस बियरर्स। तो ये क्या है, ये हेडिंग ये नहीं है, इट इज वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियन ही इसकी हेडिंग है। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो आप ये लोग ठीक कर दीजिएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन पढ़ेंगे, उनका ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये भी ट्रेड यूनियनिज्म का पार्ट होगा। तो हमने ये थोड़ा 3 पार्ट्स में आपको मैंने डिस्क्राइब करके करवाया ट्रेड यूनियनिज्म, सो दैट की ज़्यादा बोझ ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई पार्ट है। अगर हम 1-1.5 घंटे की क्लास इकट्ठे ही ले लें तो बहुत बोरिंग हो जाता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी ड्राई टॉपिक। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन जो है, जो ट्रेड यूनियनिज्म में ही आना है लेकिन वो एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन है, विल डिस्कस दैट इन डिटेल। टिल देन टेक केयर एंड बाय।